स्टूडेंट क्लास 8 हम पढ़ेंगे आज भारत की खोज। भारत की खोज में हमारा चल रहा था चैप्टर सेकंड, पेज नंबर 11 और हम सेकंड चैप्टर तक पढ़ चुके, सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं जैसे जैसे किसी सभा में पहुंचा करता था, स्वागत के लिए अनेक स्वर गूंज, अनेक कंठ मतलब गला, अनेक गलों से मेरे स्वागत के लिए स्वर गूंज उठता था। काहे का स्वर गूंज उठता था? जय माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय का स्वर जो है वो गूंज उठता था। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। जैसे ही वो कहते भारत माता की जय, तो मैं उनसे ये प्रश्न कर देता कि इससे आपका क्या मतलब है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। मेरा ये प्रश्न जो है लोगों को बड़ा ही आश्चर्यचकित करता और मनोरंजक भी लगता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें। वो ये नहीं सोच पाते थे कि हम इसे सही सही इन्हें क्या जवाब दे, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मतलब पहले एक दूसरे की ओर देखते और फिर मेरी ओर देखने लगते थे। वे बार बार सवाल करता जाता, मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले और राज्य की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किसानों से सवाल करते कि ये जो आप भारत माता की जय के जो नारे लगाते हैं, ये भारत माता कौन है? तब वो एक दूसरे की ओर देखने लगते और फिर मेरी तरफ देखते और देखते। तभी मैंने देखा कि एक जो हट्टा कट्टा जवान है वो जवाब देता है। वो कहता है कि भारत माता जो है हमारी धरती है और भारत की प्यारी मिट्टी है। मैं फिर सवाल कर देता कि ये मिट्टी कौन सी, कहाँ की मिट्टी? आपके गांव की या जिले की या राज्य की? तब राज्य की के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। वे जब तक प्रयत्न करते रहते मैं उनसे प्रश्न करता रहता और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। जो उन्होंने सोच रखा है भारत वही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, मुहैया कराना मतलब खाना प्रदान करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। देखिए अंडरलाइन कर लीजिए क्या बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने। वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती और मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के भारतीय जनता को बताया कि क्या है भारत माता, क्या है। और जैसे जैसे किसानों को ये पता चलता कि भारत माता जो वे स्वयं ही हैं, तो उनकी आंखें चमकने लगती और उन्हें ऐसा लगता जैसे कि उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। चलिए अब आज हम पढ़ेंगे पेज भारत की विविधता और एकता, पेज नंबर 12, भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता क्या है? और विविधता मतलब विभिन्न, भारत में जो है विभिन्न भाषा को बोलने वाले, विभिन्न प्रकार जाति को मानने वाले, विभिन्न वेशभूषा को धारण करने वाले लोग जो है रहते हैं, मगर फिर भी उनमें एकता विद्यमान रहती है। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, सभी लोग जानते हैं, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। उसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष इसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उस क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। तो ये जो तक्षशिला और नालंदा है, ये जो है विश्वविद्यालय थे जहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। तो विभिन्न प्रकार के इस्लाम धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जो है भारतवर्ष में सभी लोग थे और सभी लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे और सभी लोग जो है इन महान विश्वविद्यालय में, जो तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जित करने के लिए आया करते थे। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ आते थे। धर्म परिवर्तन में अंतर जरूर था, पर उन लोगों में की जो मानसिकता थी वो एक थी और वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर उससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। सब में गहरी छाप दिखाई दे रही थी भारतीयता की, जो सबके लिए समान है। सभी भारतीय हैं, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो इस्लाम हुई हो, चाहे वो बौद्ध हो। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, विघटनकारी तत्व मतलब होता है नष्ट कर देने वाले तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। विभिन्न प्रकार के जो विभिन्नता थी भारत में उसे मान्यता भी दी गई और उसे प्रोत्साहन भी दिया गया। उनके रीति रिवाजों, उनके परंपराओं का पालन भी किया गया और सहिष्णुता मतलब होता है प्रेम भी दिखाया गया और इस प्रकार विभिन्न और विश्व का धर्म माना गया। मानकीकरण मतलब मानवता जो है संपूर्ण धर्मों में विशेष है और सभी धर्मों का मूल जो है मानवता ही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सीमांती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की
सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और इसके बावजूद भी ये भारतीय जो है भारतीय बने रहे। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।